मित्रों, दर्पण कुमार जी और मित्रों, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मैं शुरू करूं। हेलो, अगर कोई कमेंट देकर बताएं तभी पता चलेगा कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही। हेलो, हेलो। लग रहा है कि कुछ, कृपया कमेंट में लिख दे कि आवाज़ मेरी पहुंच रही है या नहीं। अगर आवाज़, क्या किया जाए भाई, ये बहुत दिक्कत होती है। 900 फॉलो जब करते हैं। हाँ रूपा जी नमस्कार, आवाज़ पहुंच रही है, एक लिख दीजिए आप ही की, कम से कम आवाज़ मेरी जा रही है तो मैं शुरू करता हूँ फिर। आवाज़ आ रही है, धन्यवाद। जन सुलभ पुस्तकालय से जुड़े हुए साथियों और अन्य मित्रों, मुझे लग रहा है कि हाँ, आवाज़ तो पहुंच रही है जैसा कि आपसे पता चला है, लेकिन मुझे इसके जो संयोजक हैं वो दिख नहीं रहे हैं कहीं। संयोजक जो भी हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए उनके बगैर ही शुरू करते हैं, क्योंकि संयोजक वगैरह कुछ नहीं होता, सारे मित्र होते हैं। लेकिन बातें कहाँ से शुरू की जाए। कहा तो मुझे था कल तक कि काव्य पाठ आपको करना है, और मेरी तबीयत भी अचानक ख़राब हो गई, तो मैं फिर भी सोच रहा था कि इसका निर्वाह कर दूंगा। लेकिन आज उनका आदेश ये हुआ दर्पण जी का कि कुछ बातें भी करनी है। बातें करनी है तो फिर ये बहुत मुश्किल है मेरे जैसे आदमी के लिए। कोई सवाल हो तो उसका उत्तर देना आसान होता है, कठिन भी हो तो उसे जूझा जा सकता है। किसी विषय के बारे में बात करनी हो तो जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं समझ सकता हूँ, उस पर बात कर सकता हूँ। लेकिन अपने बारे में बात करना, अपनी कविताओं के बारे में बात करना, अपनी दावेदारी पेश करना, इस मामले में 65 पार की उम्र में भी मैं थोड़ा बच्चों की तरह शर्माता ही रह गया। हालांकि मेरी भी अब इच्छा होती है कि अपने बारे में बातचीत करूं, क्योंकि सब करते हैं हमारे मित्र, तो मुझे भी करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है मुझसे। फिर भी मैं जो जैसा कि उन्होंने कहा है उसके हिसाब से प्रयत्न करूंगा कि कुछ बातें कह सकूं। तो जो सबसे पहले तो कविता के बारे में उन्होंने पूछा कि कविता कैसे आपने लिखनी शुरू की, उस यात्रा के बारे में संक्षिप्त में बताते हुए आइए। तो मित्रों, ऐसा है कि मैं बचपन में दो चीज़ें मेरे साथ थीं। एक तो मैं संवेदनशील था, और दूसरी कि जब मैं 8 साढ़े 8 साल का था तो मेरी माँ का निधन हो गया था। तो माँ के निधन के कारण जो मन पर चोट पड़ी थी, वो कहीं ना कहीं से बाद में कविता के रूप में फूटी। उसकी एक फैंटेसी है, मैं वो किस्सा बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, लेकिन मोटे तौर पर यही कहूँगा कि माँ को लेकर, माँ की स्मृति को लेकर ही शुरू में मैंने कविताएं लिखी। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि मैं आगे चलकर कवि हो जाऊंगा और कविता ही मेरी मुख्य विधा होगी, और कविता में अपनी पहचान बनाने या अपने जीवन को लगाने की कोशिश करूंगा, ऐसा सोचा नहीं था कभी। विज्ञान का विद्यार्थी था, भाषा कमज़ोर थी, अभी भी कमज़ोर ही है, लेकिन तब और ज़्यादा कमज़ोर थी भाषा। क्योंकि पहली पीढ़ी था जो इस तरह से पढ़ने लिखने आया था, तो पहली पीढ़ी के साथ दिक्कतें होती है कि उसकी भाषा का पक्ष उसका बहुत कमज़ोर होता है। अगर वो प्रतिभाशाली है, मेरिट है, तब भी वो पक्ष कमज़ोर होता है। तो गणित का अच्छा विद्यार्थी था, गणित और फिजिक्स का अच्छा विद्यार्थी था, और आगे तो इच्छा थी यही कि साइंस पढ़ूंगा और उसी में कुछ करूंगा, कुछ क्रिएटिव करने का मन होता था। लेकिन वो सब भी साइंस में ही होता था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने सोचा। परिस्थिति परिवार की ऐसी आई कि मुझे साइंस की पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी, और तब मैंने हिंदी इसलिए पढ़ना शुरू किया कि यही बहुत आसान था कि बिना कक्षा में गए भी, बगैर बहुत किताबें पढ़े भी, जो स्वाध्याय से साहित्य मैं पढ़ा करता था, हिंदी और दर्शन शास्त्र और अंग्रेज़ी 3 विषय रख लिया, और इन तीनों विषय में नया कुछ पढ़ना नहीं था, जो ऐसे ही मैं अपनी रुचि से पढ़ता था उसके आधार पर भी पढ़ाई हो जाएगी। तो एक तो इस परिस्थिति के कारण आ गया मैं, और हिंदी के साथ बीए कर लिया। फिर एमए में जब हमने नामांकन कराया हिंदी में,
तब ये लगा कि अब साहित्य में मुझे रहना है और इसी में कुछ करना है। और यहाँ से जो कविता, जो एक शौकिया कविता भी थी, उसको क्या कहा जा सकता है कि एक बचकानापन भी था, और उसमें यहाँ से लगा कि नहीं, यहाँ से मैं गंभीर हुआ कि साहित्य के क्षेत्र में ही काम करना है। मुजफ्फरपुर में वहाँ पढ़ता था मैं, बिहार विश्वविद्यालय में, जो आजकल जिसका नया नाम बाद में भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो गया। तो वहाँ से मैंने गंभीरता से पढ़ाई लिखाई शुरू की। और उस दृष्टि से जब आप देखिए तो जो मैं कहता हूँ, ये कविता मैं कई बार सुना चुका हूँ, तो लेकिन फिर भी ये इसी कविता से शुरू करूँगा कि 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद, उसके पहले जो कविताएं मैं लिख रहा था तो आंदोलन धर्मी कविताएं कुछ थीं, छंद में थी, क्योंकि छात्रों के बीच में उसे पढ़ता भी था। लेकिन जो बदलाव आया इमरजेंसी में और उसके दमन में और उसमें छुप कर रहने में और लगातार वहाँ नहीं रहने में जहाँ मैं रहा करता था, पूरे आपातकाल में अपनी जगह छोड़ देने में से जो स्थिति बनी, उस दौरान जो कविता में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन की पहली कविता है यह। पहले तो मैंने सोचा था कि इससे नहीं शुरू करूँगा, लेकिन चूँकि अब अपनी जीवन यात्रा के बारे में भी बताने की बात आ गई, तो फिर मुझे लग रहा है कि इससे ही शुरू करना चाहिए। और इस दृष्टि से फिर ये कविता है पहरेदार के नाम। एक आदमी जो कैद है जेल में और संतरी सामने जो पहरा देता है, उससे वो एक पक्षीय संवाद कर रहा है, उसके साथ है, इस कविता में है। और आज का जीवन भी लगभग ऐसा ही हो गया है। आज भी हम लोग इस कोरोना काल में एक तरह से अपने घर में कैद हैं, और जो भी संवाद करते हैं वो, अगर इस फेसबुक संवाद को छोड़ दीजिए तो बाकी सब एक पक्षीय ही होता है। फेसबुक में ऐसा होता है कि लाइव होने पर कभी कभी हम जुड़ जाते हैं और आप मित्र भी जुड़ जाते हैं, और फिर एक बातचीत उस तरह से भी होती। तो ज्योति जी, आज कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है, तो अगर आप ही कुछ बीच बीच में प्रश्न पूछ लेंगी तो मैं उसी प्रश्नों के माध्यम से अपनी बात आगे बढ़ा लूँगा, अन्यथा मुझे एक तरफ से अकेले बक बक करने में दिक्कत ही आएगी। तो बहरहाल ये कविता पढ़ देता हूँ मैं। पहरेदार के नाम। यह खिड़की किस दिशा में है पहरेदार, महीनों लगातार नाखून से खरोचने के बाद मैंने इसमें एक सुराख बनाया है, इससे होकर सुबह की एक किरण आएगी न पहरेदार। रात दिन अंधेरे में रहते रहते मेरा मस्तिष्क कालिक से भर गया है, मैं रोशनी को देखने के लिए तरस गया हूँ पहरेदार। बोलो तो सही, इससे होकर एक किरण आएगी ना, यह खिड़की किस दिशा में है। बड़ी घुटन है इस कमरे में, यहाँ की हवा तक पुरानी हो गई है, यहाँ की हवा तक पुरानी हो गई है। अपने ही आक्रोश से आहत लहूलुहान हुआ मैं, अब अपने होने से भी डरने लगा हूँ। अंधेरे में अपना चेहरा भी भयानक लगता है, अंधेरे में अपना चेहरा भी भयानक लगता है। मैं तो कब का पागल हो गया होता अगर दरवाजे के बाहर रात दिन तुम्हारे बैठे रहने का एहसास नहीं होता। मानता हूँ पहरेदार तुम बाहर हो, मानता हूँ पहरेदार तुम बाहर हो, धूप को छू सकते हो, चांदनी को सहला सकते हो, लेकिन सीने पर बर्फ़ की काली चट्टान सी पिघलती हुई रातें और पीठ पर ज्वालामुखी से धधकते हुए दिन ढोते हुए तुम मुझसे भी अधिक मजबूर हो, तुम मुझसे भी अधिक मजबूर हो। मेरी भाषा ढोते हुए तुम मुझसे भी अधिक मजबूर हो। मुझे तरस आता है पहरेदार तुम्हारी एहसासीन छटपटाहट पर, बेजान बंदूक से निकलने वाली आवाज़ की तरह मुझे सावधान करने के लिए लगाई गई गूंगी हाँक पर। मेरी भाषा अभी चीख के रूप में बची है पहरेदार, पर तुम तो गूंगे बना दिए गए हो। मेरी भाषा अभी चीख के रूप में बची है पहरेदार, पर तुम तो गूंगे बना दिए गए हो। तो वहाँ से 75 से एक यात्रा कच्ची पक्की कविताओं के साथ और ज़िंदगी की शुरू होती है। फिर मैं जिस तरह से फिर आगे चलता हूँ, बढ़ता हूँ, तो उसमें दो तरह की कविताएं शुरू से ही लिखी मैंने। एक तो वो ये पुरुष में ये कविता छपी, और 75 से उस समय भी कुछ प्रेम कविताएं मैंने लिखी। और प्रेम कविताएं उस समय मुजफ्फरपुर में हमारे गुरु थे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, जो हिंदी के उत्तर छायावाद के बड़े कवि और गीतकार भी रहे।
वो एक पत्रिका निकाला करते थे बेला, तो उसमें उन्होंने मेरी कुछ प्रेम कविताएं छापी थी। मैंने उनको कविताएं दी थी, छोटी छोटी प्रेम कविताएं पहले थी, एक अंक में और फिर एक अलग से कविता, 4-5-6 कविताएं। तो उन्होंने एक बात कही कि देखो ये प्रेम कविताएं अच्छी है, मैं छाप दे रहा हूँ, लेकिन प्रेम 40 पार करोगे तभी समझ में आएगा। प्रेम का मर्म अभी नहीं समझ, 20 साल की उम्र में प्रेम समझ नहीं पाओगे। और कुछ ऐसी ये बात लगी कि फिर मैंने 40 पार करने तक बीच में प्रेम कविताएं लिखी ही नहीं, प्रायः नहीं लिखी। बाद में फिर से उसको शुरू किया, रिवाइव किया। फिर वहाँ से मैं धनबाद चला गया तो था एक कॉलेज में पढ़ाने, लेकिन कॉलेज में मेरा गुजारा हुआ नहीं, क्योंकि मैं वो उसका प्रबंधन जो था उस समय की जो फासिस्ट पार्टी थी, आज की वाली नहीं, उस समय वाली यानी कांग्रेस का था, और मैं एक वामपंथी आदमी अपनी विचारधारा को छुपाता नहीं था। मैंने कभी ये काम किया कि मैं नौकरी में लगातार इसलिए संकट में रहा कि नौकरी में करते हुए कभी मैंने अपनी विचारधारा को नहीं छुपाया। मैंने हमेशा कहा कि मैं इस विचारधारा को मानता हूँ, इसके बाद भी आप मुझे नौकरी में रखते हैं तो रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इस स्थिति में मैंने सरकारी नौकरी में भी लोग जानते थे मुझे, विचारधारा को जानकर ही रखा। हालांकि सरकारी नौकरी में फिर कुछ कई तरह के संकट आते भी थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि विचारधारा से ज़्यादा वो लोग यही मानते थे कि देखिए पार्टी का एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, उससे दिक्कत है, आइडियोलॉजी को हम लोग स्वीकार करते हैं। तो जो इसको स्वीकार करता था, इसलिए सीधी सरकारी नौकरी थी नहीं, पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास अकूत पावर होता है, अकूत शक्ति होती है उसकी। तो वो जो लोग मुझे जो पसंद करते थे उन्होंने रखा। जब कोई ऐसा एमडी आया कि नहीं पसंद करेगा इसको, या परिस्थितियाँ ऐसी आई, तो फिर वो नौकरी भी छोड़ दी मैंने। पहले तो धनबाद में, वहाँ कॉलेज की बात कर रहा था, कॉलेज से मैं पत्रकारिता में गया। जब वो नौकरी छोड़ी तो पत्रकारिता में भी हमारे जो संपादक थे और जो मालिकों का समूह था वो पूरी तरह से सत्ताधारी दल के साथ था, लेकिन पत्रकारिता का माहौल लोकतांत्रिक था, मेरे काम को महत्व देते थे। उन लोगों ने मुझे पैसे भी ज़्यादा दिए, सब कुछ किया, ये कह के कि काम अच्छा कर रहे थे और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा था। तो वो उसके बाद मैं एक सार्वजनिक उपक्रम में चला गया था, जो वहाँ पर वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो राजस्थान की बड़ी कंपनी है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा उसका प्रभाव था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक इकाई थी धनबाद में, जिसमें मैं था 6 साल वहाँ रहा। फिर पटना आ गया, और पटना आकर फिर मैंने भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में, मैं उसमें वो राजभाषा अधिकारी के रूप में आया था, और फिर सहायक प्रबंधक और उप प्रबंधक के रूप में 14 साल की नौकरी के बाद नौकरी हमने छोड़ दी, क्योंकि तब तक अटल जी की सरकार आ गई थी, और मुझे लग रहा था कि ये सरकार अगर इस तरह चलती रही तो जिस तरह इनके सांप्रदायिक एजेंडा और तमाम चीज़ों के खिलाफ खुलकर बोलने की ज़रूरत है। तब इतिहास के पाठ्यक्रम बदले जा रहे थे, उन चीज़ों के बारे में बोलना ज़रूरी है, और एक सरकारी नौकरी में रहते हुए थोड़ी तो छूट थी, मैं कविता कहानी लिख लेता था, लेकिन खुलकर बोलने की छूट तो होती नहीं। तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी सन 2000 में। वहाँ तक की जो परिस्थितियाँ रही हैं, अब ये ज़्यादा बातचीत के बजाय मैं कुछ कविताएं ही सुनाता हूँ। तो मैं चाहता तो था कि सबसे पहले ये कविता संग्रह जो मेरा 6 संग्रह है, लेकिन एक पुस्तिका भी आई थी पहले, जिसकी चर्चा कम इसलिए होती है कि मैं खुद ही चर्चा नहीं करता हूँ, इसकी कुछ कविताएं दूसरी जगह मैंने ले ली है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कविताएं हैं जो मुझे लगता है कि आज पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इसे बाद में पढ़ूंगा। मैं एक क्रम बना लेता हूँ कि इसको अलग से पढ़ूंगा। तो धनबाद में जाने के बाद 2 चीज़ें हमारे सामने आई। एक तो कोयला खदान का कठिन जीवन, मजदूरों का संघर्ष, ट्रेड यूनियन और तमाम चीज़ों से, ट्रेड यूनियन से जुड़ा भी रहा, कुछ अप्रत्यक्ष कुछ प्रत्यक्ष, और उस तरह से मजदूरों के जीवन, और मजदूर जो सबसे प्राइम सेक्टर होता है वो है कोयला का खदान, सबसे प्राथमिक है, और सबसे कठिन जहाँ जीवन होता है मजदूरों का, उसमें खदानों का जीवन भी है। उसकी बहुत मुश्किलें हैं, उस पर बहुत लिखा है मैंने, कविता में ही नहीं गद्य में भी लिखा है, वो सारी चीज़ें उस पर इतनी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ अलग तरह की 2 बातें हुई कि एक तो वो कविताएं भी लिखी हमने,
और कुछ अलग तरह की कविताओं की अनुभूति भी उस समय ही आई, क्योंकि स्मृति में तो गांव था। गांव को धनबाद में जाने के बाद मैं वहाँ के जीवन को देख रहा था, और दूसरी तरफ अपने वैशाली में अपने गांव को जो छोड़ गया था, जो गांव मुझे गांव में रहते हुए कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब आप गांव से बाहर होते हैं, वो चीज़ें जब स्मृति में होती है तो उसका महत्व तो समझ में आता है, वो अच्छा लगता है, उसकी चीज़ें आती। तो एक कविता मैं सुनाना चाहता हूँ जो धनबाद में एक जगह है गोविंदपुर, वहाँ पर एक खूबसूरत बागीचा है, गुणेन बाबू का बागीचा, उसमें पगडंडियाँ बहुत है। तो उसमें बागीचे में 1980 में 1 जनवरी को लगभग बहुत लोग वहाँ जाते हैं उत्सव मनाने। तो हम लोगों को उत्सव नहीं मनाना था, 1-2 मित्र हम लोग पगडंडियों पर बागीचे में टहल रहे थे। तो उसी समय ये कविता आई। तो कविता की ज़मीन तो धनबाद में मिली, लेकिन कविता में जो स्मृति है गांव की, वो गांव की है, वो मेरे अपने गांव और आसपास की चीज़ की है। तो यहाँ से भी एक बदलाव कविता में दिखता है। इस बदलाव के साथ मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, पगडंडियाँ। हम नहीं जानते उन जगहों को, हम नहीं जानते उन जगहों को, वहाँ वहाँ हमें ले जाती हैं पगडंडियाँ, जहाँ जहाँ जाती हैं पगडंडियाँ, जहाँ जहाँ जाती हैं पगडंडियाँ। कभी खुले मैदान में तो कभी सघन झाड़ियों में, कभी घाटियों में तो कभी पहाड़ियों में, जाने कहाँ कहाँ ले जाती हैं पगडंडियाँ। कभी खुले मैदान में तो कभी सघन झाड़ियों में, कभी घाटियों में तो कभी पहाड़ियों में, जाने कहाँ कहाँ ले जाती है पगडंडियाँ। राजमार्गों की तरह पगडंडियों का कोई बजट नहीं होता, योजना नहीं बनती, बस बथान से बगान तक, मेड़ से मचान तक, खेत से खलिहान तक और टोले से सिवान तक जाने वाले कामकाजी पाँव बनाते हैं पगडंडियाँ। बथान से बगान तक, खेत से खलिहान तक, टोले से सिवान तक चक्कर लगाने वाले कामकाजी पाँव बनाते हैं पगडंडियाँ। थकी हुई नींद की तरह सपाट होती हैं पगडंडियाँ, थकी हुई नींद की तरह सपाट होती हैं पगडंडियाँ, जिन पर सपनों की तरह उगे होते हैं पाँव के निशान, जिन पर सपनों की तरह उगे होते हैं पाँव के निशान। सपनों का जो कभी कीचड़ से गीले होकर संकल्पों के पाँव से चिपक जाते हैं, तो कभी धूल से हल्के होकर इधर उधर बिखर जाते हैं। बड़ा अटूट रिश्ता है पगडंडियों से। सिर्फ पाँव ही नहीं, सपने भी बनाते हैं पगडंडियाँ। पूरे गांव की जिजीविशा के पाँव, पूरे गांव का गांव की तरह, पूरे गांव का गांव की तरह जिंदा रहने का सपना। पूरे गांव की जिजीविशा के पाँव, पूरे गांव का गांव की तरह जिंदा रहने का सपना। सपने भी बनाते हैं पगडंडियाँ। पगडंडियों पर गाड़ियाँ नहीं चलती, पगडंडियों पर गाड़ियाँ नहीं चलती, फौजी झंडा परेड नहीं होती, टैंकों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देती। पगडंडियों पर चलते हैं गांव, चलते हैं खेतों से धान के बोझे और हरे चारे लाने वाले किसान, नमक हल्दी के लिए हाट जाने वाली कलकतियों की औरतें। ये कलकतियों की औरतें का ऐसा मामला है कि जो गरीब परिवार में जिसके पुरुष सब के सब कहीं बाहर कमाने गए होते हैं किसी न किसी नौकरी में, उनकी स्त्रियां प्रायः हाट बाज़ार वो खुद जाती हैं, क्योंकि उनके घर में पुरुष तो होता नहीं है, वो बाहर चला गया हुआ है। तो वो चाहे कहीं भी नौकरी करे, वो दिल्ली में रह रहे हो या पंजाब में, पता नहीं है, उस समय तो ये सब था भी नहीं, कहाँ कहीं हो। लेकिन हमारे गांव के लोग सबको कलकतिया ही कहते थे, क्योंकि शुरू से गांव के लोग पहले कलकत्ता गए, तो अब बाहर जाने वाले सबको कलकतिया कहा जाता था और उनकी स्त्रियों को कलकतियों की औरतें। तो खेतों से नमक हल्दी के लिए हाट जाने वाली कलकतियों की औरतें, जलावन के लिए बगीचे से पत्ते चुनकर, सूखे पत्ते चुनकर लाने वाले बच्चे, किसान औरतें और बच्चे जो अपनी मेहनत से इतिहास के साथ साथ पगडंडियाँ बनाते हैं। किसान औरतें और बच्चे जो अपनी मेहनत से इतिहास के साथ साथ पगडंडियाँ भी बनाते हैं। और जब कभी पगडंडियों को छोड़कर राजमार्गों पर निकल आते हैं, इतिहास बदल जाता है। और जब कभी पगडंडियों को छोड़कर राजमार्गों पर निकल आते हैं, इतिहास बदल जाता है। शायद समय अब भी है कि लोग निकलें और राजमार्गों पर आएं और इतिहास बदले।
तो मित्रों, इसमें कोयला खदानों की चर्चा मैंने की, तो खदानों वाली कविताएं तो नहीं पढ़ने जा रहा हूं मैं अब, लेकिन आप बताएं, एक बार बीच बीच में बताते रहें कि अगर कोई आवाज़ और उसमें दिक्कत हो तो फिर मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। उन दिनों कुछ अलग तरह की कविताएं जो मैंने लिखी है, 1985 की एक कविता है अमेरिका। अमेरिका का जो रूप 90 के बाद, भूमंडलीकरण के बाद जो उसका विकराल रूप सामने आया, उसकी धमक पहले ही मिलने लगी थी, क्योंकि 70, 72, 72 के बाद ऐसा लगने लगा था कि शीत युद्ध में अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा है और सोवियत संघ पीछे पड़ रहा है, जिसके कारण विश्व संतुलन गड़बड़ा सकता है और गड़बड़ाने की स्थिति पैदा हो गई है। और इसका एहसास सबसे पहले तब हुआ जब रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो उस समय 2 कविताएं मैंने लिखी थी, निकारागुआ जो सीधे सीधे रेगन पर है, लेकिन और अमेरिका। तो मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, अमेरिका। थोड़ा सा आप लोग अगर अमेरिका के भूगोल को भी ध्यान में रखें तो इस कविता का ज़्यादा आनंद आएगा। मेज पर फैलाकर दुनिया का नक्शा पूछता है मेरा बेटा कहाँ है अमेरिका। ये ध्यान रखिएगा कि 1985 की कविता है। मेज पर फैलाकर दुनिया का नक्शा पूछता है मेरा बेटा कहाँ है अमेरिका। मैं अपनी मध्यम आँखें नक्शे में गड़ाकर कांपती अंगुलियों से उसे दिखाता हूँ, ये देखो बेटे यहाँ है अमेरिका, ये देखो बेटे यहाँ है अमेरिका। मैक्सिको, पनामा, कोस्टारिका, होंडुरास और वेनेजुएला पर कुंडली मार कर बैठा हुआ। नक्शा को याद कीजिएगा, मैक्सिको, पनामा, कोस्टारिका, होंडुरास और वेनेजुएला पर कुंडली मार कर बैठा हुआ। कैरेबियन सागर में पूंछ पटक पटक कर अल सल्वाडोर को डुबोता और निकारागुआ को भिगोता हुआ। ग्रेनाडा की छाती पर विषदंत चुभोने के बाद क्यूबा को, उसी समय ग्रेनाडा पर हमला किया था रेगन ने, ग्रेनाडा की छाती में विषदंत चुभोने के बाद क्यूबा की ओर फण तान कर फुफकारता हुआ, यहाँ है अमेरिका, यहाँ है अमेरिका। कांपती अंगुलियों से उसे दिखाता हूँ कि बेचैन हो जाता है प्रश्नाकुल मन, क्या सिर्फ यही है अमेरिका, क्या सिर्फ यही है अमेरिका नक्शे में खिंची सीमाओं में ही, क्या सिर्फ यही है अमेरिका नक्शे में खिंची सीमाओं में ही। फिर प्रिटोरिया के कंधे पर किसने रखी है बंदूकें, किसके बूते पर ऊंची आवाज़ में बोलती है मार्गरेट थैचर, किसके एम्यूनेशन बूटों के नीचे दबा बिलबिला रहा है लेबनान, किसके हथियारों से लड़ी जा रही है फाकलैंड की लड़ाई, किसके हथियारों से लड़ रहे हैं इराक, ईरान, किसके हथियारों पर शान चढ़ा रहे हैं इजराइल और जॉर्डन, किसके हथियारों से लड़ी गई फाकलैंड की लड़ाई, किसके हथियारों से लड़ रहे हैं इराक, ईरान, किसके हथियारों पर शान चढ़ा रहे हैं इजराइल और अमेरिका। इराक और ईरान युद्ध की विडंबना आपको याद होगी कि दोनों तरफ हथियार अमेरिकी ही थे। एक को अमेरिका ने पहले से दे रखा था ईरान को काफ़ी कुछ, और इराक को उन दिनों युद्ध के समय देने लगा था, तो दोनों तरफ अमेरिकी हथियार थे। और हथियारों का व्यापार अजीब होता है। अपने देश में देखिए, युद्ध नहीं हो, अच्छी बात है, हम लोग चाहते भी नहीं कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध का एक अध्याय तो हो चुका है। अरबों खरबों रुपए का हथियार अमेरिका और फ्रांस और दूसरे देशों से हम खरीद चुके हैं। तो वो जो खेल होता है वो आधा खेल हो चुका है, तो उस समय पूरा का पूरा खेल हो रहा था। अफ्रीका, लातिन अमेरिका और एशिया के तानाशाहों का कौन है खैर ख्वाह। कहाँ की हैं ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन्होंने 2/3 दुनिया को बना रखा है अपना चरागाह। कोई सीमा नहीं उसकी, कोई सीमा नहीं उसकी, कोई नक्शा नहीं उसका। अल सल्वाडोर से फ़िलिस्तीन तक, मैक्सिको से जापान तक, कहाँ नहीं है अमेरिका। अल सल्वाडोर से फ़िलिस्तीन तक, मैक्सिको से जापान तक, कहाँ नहीं है अमेरिका। नक्शे में आंखें मत धसाओ, नक्शे में आंखें मत धसाओ, सिर उठाकर दुनिया को देखो, सिर उठाकर दुनिया को देखो। जहाँ जहाँ गूंजती है उत्पीड़ितों की चीख, जहाँ जहाँ हंसता है तानाशाह, जहाँ जहाँ लोग हैं बेहाल, जहाँ जहाँ है भोपाल, वहाँ वहाँ है अमेरिका। भोपाल कांड 84 के अंत में हुआ था। नक्शे में आंखें मत धसाओ, सिर ऊपर उठाकर दुनिया को देखो। जहाँ जहाँ गूंजती है उत्पीड़ितों की चीख, जहाँ जहाँ हंसता है तानाशाह, जहाँ जहाँ लोग हैं बेहाल, जहाँ जहाँ है भोपाल, वहाँ वहाँ है अमेरिका। इससे पहले कि दुनिया में खिले खूबसूरत फूल, इससे पहले कि दुनिया में खिले खूबसूरत फूल, लिखी जाए खूबसूरत कविता, इस दुनिया को नष्ट कर देना चाहता है
अमेरिका इस दुनिया को नष्ट कर देना चाहता है अमेरिका। और अब तो ये 85 क्या है, अब तो तब तक तो सोवियत संघ कम से कम बचा हुआ था, सिर्फ हम उसके नष्ट होने की आंतरिक प्रक्रियाओं से परिचित होकर अनुमान लगा रहे थे। और अभी तो एकल ध्रुवीय दुनिया में जो अमेरिका कर रहा है वो सब हमें पता है, आपको पता है, सब जानते हैं। तो मित्रों, और अब ये 85 का वो मामला है जब मैं धनबाद में ही था, और 87 में मैं आ गया था। 87 में मैं आ गया था, पटना आ गया। और पटना आने के बाद हमारे पटना से मेरा आना जाना लगा हुआ था, मित्र सब पुराने थे। पटना में कोई ऐसा कवि और लेखक नहीं था जो मेरे पटना आने के पहले से ही मुझसे परिचित नहीं हो। सब लोग, चूँकि मेरा घर जाते आते भी पटना आता था तो परिचित तो था ही। तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हुई। कुछ चीज़ें ये हुई कि ट्रेड यूनियन को और मज़दूरों के आंदोलन को और जीवन को नज़दीक से देखने के कारण मेरी कविता जो बहुत राजनीतिक हो गई थी, वो बुरी बात भी नहीं थी, अभी मानता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये अध्याय तो पूरा हो गया है, अब जीवन के दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। तो उस समय हुआ यह कि 87 में एक ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में गांव का मेरा घर गिर गया, और उसको लेकर एक कविता लिखी थी, घर, जो उस समय काफ़ी हमारे मित्रों को पसंद आई। लेकिन वो कुछ लंबी है, मैं वो कविता नहीं सुनाऊंगा इस संग्रह से। दूसरे संग्रह को जो मैंने चुना है, इस संग्रह से मैं घर के अलावा, घर तो घर परिवार भी है, तो परिवार में भी लोग हैं। तो मैंने पहले संग्रह में जो पत्नी को लेकर कुछ कविताएं थी हैं वो तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन दूसरे संग्रह में माँ को लेकर जो कविता है, मेरी माँ का निधन हो चुका था, तो माँ मेरी स्मृति में ज़्यादा रही, और कई कविताओं में वो स्मृति में आती हैं, लेकिन 2 कविताएं सीधे सीधे उनकी स्मृति को लेकर है। माँ के गीत जो बचपन में गीत सुनाया करती थी, उसकी कुछ धुनें अब भी है, और उनकी आवाज़ मध्यम सी, और वो जो धुनें थी, हालांकि मैं बिल्कुल छोटा था, 8 साढ़े 8 साल का, लेकिन वो मेरी स्मृति में आज भी है कि वो कैसे गाती थी। सो चेहरा काफ़ी धुंधला हो गया है, अब वो सब स्मृति में कम होती गई है, फिर भी है। लेकिन एक कविता माँ के गीत। और क्या था माँ के पास, और क्या था माँ के पास, बस एक सांवला चेहरा, उम्मीदों को दुलार से पालने वाली बड़ी बड़ी आँखें और ढेर सारे गीत। बस एक सांवला चेहरा, उम्मीदों को दुलार से पालने वाली बड़ी बड़ी आँखें और ढेर सारे गीत। महल व्यथा की चट्टान से फूट पड़ता था हंसी का झरना, व्यथा की चट्टान से फूट पड़ता था हंसी का झरना, जब मेरा नन्हा सिर होता था उसकी गोद में, जब मेरा नन्हा सिर होता था उसकी गोद में। महल नहीं था माँ के पास, महल नहीं था माँ के पास, पर गीत थे कोठे अटारियों के, पर गीत थे कोठे अटारियों के, गीत थे सोने की थाली और 56 व्यंजनों के, रेशमी परिधानों के। गीतों में रूठ कर चला जाता था मैं नदी के पार, फिर चांदी की नाव लेकर मनाने आते थे पिता। सोने का मुकुट होता था मेरे सिर पर, चंदन की पाटी पर लिखता था मैं मोती से अक्षर, कभी नहीं होते थे मेरे नंगे पाँव गीतों में। फटिहाली जीवन में जितनी रही हो, पाँव भले नंगे रहे, लेकिन गीतों में आप बढ़िया जूता पहने हुए होते थे। तो ये गीतों से, जो गांव में जो गीत, माँ के जो गीत थे, और ग्रामीण गीतों में अभाव की कैसे पूर्ति होती है, उसका बहुत सुंदर दृश्य होता है। उसके सार तत्व को, उन गीतों को नहीं लिया है मैंने, लेकिन उसी के सार तत्व को ग्रहण करने की कोशिश की है। गीतों में होते थे रेशमी पर गीत होते 56 व्यंजनों के, रेशमी परिधानों के। गीतों में रूठ कर चला जाता था मैं नदी के पार, फिर चांदी की नाव लेकर मुझे मनाने आते थे पिता। गीतों में होती थी मेरी एक पृथ्वी पूरी की पूरी, गीतों में होती थी मेरी एक पृथ्वी पूरी की पूरी। मेरा बिल्कुल अपना एक तारामंडल होता था, लाखों सितारों से जगमगा रही होती थी मेरी आकाश गंगा, लाखों सितारों से जगमगा रही होती थी मेरी आकाश गंगा। मेरा एक सागर होता था जिसकी असंख्य लहरें सुर में सुर मिलाकर गा रही होती थी गीतों में। मेरे सभी किलों के द्वार खुले होते थे,
मेरे सारे मंदिरों की घंटियां बज रही होती थीं। मेरे सभी किलों के द्वार खुले होते थे, मेरे सारे मंदिरों की घंटियां बज रही होती थी। गीतों में नहीं कांपते थे मेरे पाँव किसी को देखकर, गीतों में नहीं कांपते थे मेरे पाँव किसी को देखकर। राक्षस को मारकर राजकुमारी से ब्याह कर लेता था मैं। ले आता था ढेर सारा धन रंगून से, ले आता था ढेर सारा धन रंगून से। जीवन में चाहे हर बार जीतता हो, अत्याचारी कभी नहीं जीत पाता था गीतों में। जीवन में चाहे हर बार जीतता हो, अत्याचारी कभी नहीं जीत पाता था गीतों में। तीज त्योहार से जतसार तक के असंख्य गीत, तीज त्योहार से जतसार तक के असंख्य गीत, पसीने की गंध और पिस्ते आटे की खुशबू से सने गीत। माँ की आंखों में गीतों का महासमुद्र था जैसे, माँ की आंखों में गीतों का महासमुद्र था जैसे। दुख को भी गा लेती थी माँ, दुख को भी गा लेती थी माँ। अनुष्ठानों की चोबों पर शामियाने की तरह तना था उसका जीवन, अनुष्ठानों की चोबों पर शामियाने की तरह तना था उसका जीवन। एक एक अनुष्ठान के लिए कई कई गीत, और कई कई अनुष्ठानों के लिए एक ही गीत। गीतों के अद्भुत समुच्चय थे माँ के पास, गीतों के अद्भुत समुच्चय थे माँ के पास। तो मित्रों, कुछ चुना नहीं है, हुआ ये था कि देख रहे हैं बाल वाल मैंने ये सब कटवाए, और दाढ़ी भी बेहतर, दाढ़ी मैं तब बनाता था हर उस दिन जिस दिन लाइव करना होता था, बाकी बनाता नहीं था। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि मैंने तय किया था कि ये नहीं करना है। लेकिन अब दर्पण जी भी तो बिहार के हैं, बिहार के लोग हठी होते ही हैं, जैसे मैं अपने से जानता हूँ, उनके अनुभव से ज़्यादा अपने अनुभव से जानता हूँ। अब उनके दबाव में मैंने फिर ये कार्यक्रम करना स्वीकार कर लिया, तो कोई चयन भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। लेकिन कमलेश जी दिख रहे हैं मुझे, तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल कविताएं पढ़नी चाहिए। इसमें एक कविता जोकर भी है, लेकिन उसका पाठ नहीं करूँगा अभी, शायद ये उसका समय नहीं है। लेकिन जो हो रहा था उस समय, जो पृष्ठभूमि बनी, ये कविता मैं सुनाता हूँ, जिससे इसका शीर्षक है नीम रोशनी में। 93 की कविता है, यानी 92 दिसंबर की घटना के 2-3 महीने के बाद, जनवरी वगैरह 93 में, उसी घटना को ध्यान में रखकर, जो घटना हुई थी बाबरी मस्जिद विध्वंस की, उसको ध्यान में रखकर लिखी गई कविता है ये, नीम रोशनी में। और वो नीम रोशनी अभी तक फैली हुई है। अब तो ज़्यादा उसमें बहुत सारी क्रूरताएं उसमें शामिल। तो नीम रोशनी में कुछ भी नहीं किया जा सकता, बातें कही और सुनी नहीं जा सकती, बतियाया, बातें कही और सुनी तो जा सकती है, बतियाया नहीं जा सकता। कविता नहीं लिखी जा सकती, प्यार तो हरगिज नहीं किया जा सकता। नीम रोशनी में अपने समय को भी नहीं देखा जा सकता। फिर इतिहास को देखने की तो बात ही बेमानी है, फिर इतिहास को देखने की तो बात ही बेमानी है। बहुत चीज़ें इतिहास में लगातार होने लगा था। घुप अंधेरा हो और कुछ भी न दिखे आँखों को, तो हाथ खोज लेते हैं दिशा, पाँव ढूंढ लेते हैं रास्ता। पर कितनी खतरनाक है यह नीम रोशनी, सब कुछ दिखता है, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। सब कुछ दिखता है, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। और इसका दूसरा खंड, 3 छोटे छोटे खंड है। जब आदमी सिर्फ आवाज़ों के पीछे दौड़ने लगे और रोशनी इतनी मध्यम हो कि पुकारने वाले छायाओं की तरह दिखे, तब किसी भी चीज़ को धुंधलाया जा सकता है, इतिहास को, विश्वास को, किसी भी चीज़ को। ये परिस्थिति जो मैंने उस समय, जिसकी अनुभूति मुझे हुई थी, अब उसका बहुत ही क्रूर, बहुत ही एक घटिया सा यथार्थ आज हमारे सामने है कि हम आवाज़ों की, एक आवाज़ है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। रोशनी इतनी मध्यम हो कि पुकारने वाले छायाओं की तरह दिखे, तब किसी भी चीज़ को धुंधलाया जा सकता है, इतिहास को, विश्वास को, किसी भी चीज़ को। पीछे पीछे भागते आदमी के साथ यह सुविधा होती है कि वह सोचता हुआ नहीं होता। पीछे पीछे भागते आदमी के साथ यह सुविधा होती है कि वह सोचता हुआ नहीं होता। सोचना हम लोगों ने बंद कर दिया है सचमुच। और आखिरी हिस्सा है इसका, सबसे पहले रोशनी धुंधली की, सबसे पहले रोशनी धुंधली की, फिर पसीने की तरह इत्मीनान से पोंछ डाले अपने चेहरे से खून के छींटे,
फिर पसीने की तरह इत्मीनान से पोंछ डाले अपने चेहरे से खून के छींटे और रक्त के फव्वारों को इतिहास की ओर मोड़ दिया, और रक्त के फव्वारों को इतिहास की ओर मोड़ दिया कि जो हुआ इतिहास में हुआ। वे सदी के सबसे चालाक हत्यारे हैं, वे सदी के सबसे चालाक हत्यारे हैं। उनका दावा है उन्होंने दुनिया भर की बेहतरी के लिए की है दुनिया भर की हत्याएं। वे सदी के सबसे चालाक हत्यारे हैं, उनका दावा है उन्होंने दुनिया भर की बेहतरी के लिए की है दुनिया भर की हत्याएं। तो मित्रों, आधा से ज़्यादा समय निकल चुका है और बातचीत तो मैं कर ही रहा हूँ आदेश का पालन करते हुए। मैं ये सोच ही रहा हूँ कि सभी संग्रहों से कविताएं कुछ न कुछ पढ़ती जाएं, एक दो भी सही। तो ये संग्रह है मेरा तीसरा संग्रह। ये दो संग्रह 2000 में 1992 में पहला आया था, लेकिन उदास पृथ्वी दूसरा नीम रोशनी में 2000 में, और 2006 में ये आया था कुरुज। ये राजकमल में अकेली ये किताब बची है, बाकी सारी किताबें सेतु प्रकाशन में आ गई है, एक साइज में एक आकार में सुंदर ढंग से छप के। तो हमारे मित्रों की सुविधा ये भी आ जाएगी 4-6 महीने में। राजकमल से बात करके इसे भी हम ले आएंगे इसमें पेपर बैग वाले में। बहरहाल ये इस संग्रह से एक कविता मैं छंदनुमा पढ़ना, छंदनुमा नहीं है, छंद है, लेकिन उर्दू छंद मैंने छंदों का जो प्रयोग किया है तो दो तरह से। हिंदी छंद है तो फिर बहुत कम है, उर्दू छंदों का जहाँ प्रयोग किया है उसका शीर्षक मैं प्राय नज़्म देता हूँ। जैसे इस कविता का शीर्षक है आँखों की नज़्म, और उसमें फ़र्क कुछ इतना है कि उर्दू में एक मात्रा गिराने की सुविधा रहती है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक मात्रा डाउन कर सकते हैं, जैसे एक में 3 मात्रा है, एक बोलेंगे तो 2 हो जाएगा। ये सुविधा हिंदी में नहीं है, उर्दू में ये सुविधा है, तो अच्छी बात, इस अच्छाई का लाभ उठाते हैं हम लोग भी। बहरहाल एक छोटी सी ये अलग तरह की कविता है यार, थोड़ा सा थोड़ी मस्ती भी है और उसके बाद थोड़े विचार भी हैं इसमें। झील थी गहरी आंखों में, झील के ऊपर कोहरा था, कोहरे में एक किरण पड़ी थी, उसका रंग सुनहरा था। झील के ऊपर कोहरा था, कोहरे में एक किरण पड़ी थी, उसका रंग सुनहरा था। बंजारों की मस्ती थी, धूप की उजली बस्ती थी, फूल जरा शर्माते थे, नन्ही कलियां हंसती थी। फूल जरा शर्माते थे, नन्ही कलियां हंसती थी, उमड़ उमड़ कर ठिठक रहे थे, बादल कुछ कुछ बिदक रहे थे। मध्यम मध्यम जलना था पर मन के दीपक भभक रहे थे। मध्यम मध्यम जलना था पर मन के दीपक भभक रहे थे। पर्वत ऊपर चांद खिला था, बाहों में सुमेरु दुबका था, दूधो नहलाया गुलाब था, छुपा छुपा सा आफताब था। सांसों में 49 पवन थे, सांसों में 49 पवन थे, पक्के नीचे। अब तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, परसों मुझे भी थोड़ी कठिनाई हो रही थी तो डर गया था मैं। डरा कम था लेकिन एक दूसरों के लिए ज़्यादा डरा था, इसलिए कविता ही निकली, कोरोना नहीं निकला, ये अच्छी बात हुई। तो सांसों में 49 पवन थे, पक्के नीचे 3 भुवन थे, बाकी सब कुछ देख न पाया, पलकों का जो पहरा था, बाकी सब कुछ देख न पाया, पलकों का जो पहरा था। और अब इस मस्ती में थोड़े विचार आते हैं धीरे से। कुछ जानी कुछ अनजानी थी, आंखें कुछ कुछ नूरानी थी, रेशम पत की दरियाएं थी, इब्राहिम की कुर्बानी थी। वो रेशम पत को आजकल पिछले 10 वर्षों में फिर से जो है सिल्क वे और सिल्क मार्ग जो है चर्चित हो गया था, लेकिन ये कविता 1997 की है, जब ये चर्चा में नहीं था तब हमने लिखी थी। कुछ जानी कुछ अनजानी थी, आंखें कुछ कुछ नूरानी थी, रेशम पत की सरिताएँ थी। दरियाएँ लिखना चाहिए, दरिया चूँकि पुल्लिंग शब्द है हिंदी में, तो इस नाते थोड़ा डर लगता है, लेकिन मैं कहना तो यही चाहता हूँ कि रेशम पत की दरियाएँ थी, इब्राहिम की कुर्बानी थी। मोहनजोदड़ो के 9वें तल में जलती हुई बाती थी, मोहनजोदड़ो के 9वें तल में जलती हुई बाती थी, कीलाक्षर में लिखी हुई वह प्रेम की पहली पाती थी। प्रथम उच्चारण मंत्रों का वह पहले यज्ञ की समिधा थी, सब कुछ अभिव्यंजित जिसमें सहज सी सुंदर अभिधा थी। प्रथम उच्चारण मंत्रों का वह पहले यज्ञ की समिधा थी, सब कुछ अभिव्यंजित जिसमें सहज सी सुंदर अभिधा थी। राबी और चनाब थी आंखें, राबी और चनाब थी आंखें,
दजला और फरात थी आंखें, दूर कहीं वह नील नदी थी, पानी जिसका गहरा था। दूर कहीं वह नील नदी थी, पानी जिसका गहरा था। झील थी गहरी आँखों में, झील के ऊपर कोहरा था। कोहरे में एक किरण पड़ी थी, उसका रंग सुनहरा था। मैं शुरू से ऐसा सोचता और मानता रहा हूँ कि एशिया की प्राचीन सभ्यताओं के अंतर संबंधों को अगर हम फिर से देखें और उसकी पड़ताल करें, तो जो संकट बहुत बड़ा है एशियाई समाज में इस समय, उसको हल कर सकते हैं। और यूरोप की तरह हम भाषाई और तमाम तरह और प्रजातीय यानी नस्ली विविधताओं के रहने के बावजूद एक सांस्कृतिक एकता पूरे एशियाई समाज में कायम कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में कोई काम ही नहीं हुआ। लड़ने में काम ज़्यादा हुआ है, झगड़ने का काम ज़्यादा हुआ है, तोड़ने का काम ज़्यादा हुआ है, जोड़ने का काम नहीं। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में धर्म जितना अच्छा रहा हो, मध्य युग में जो भी रहा हो, लेकिन धर्म ने हमेशा आदमी को विभाजित किया। जिस तरह से हमारे धर्म के भीतर जाति की विडंबना है, जाति की रचना ही विभाजन के लिए हुई, तो जाति ने जिस तरह से विभाजित किया, तो धर्म ने भी आदमी को उस तरह से विभाजित किया है, वैश्विक स्तर पर विभाजित किया है। लेकिन संस्कृति जोड़ती है, संस्कृति विभाजन नहीं। लेकिन जब संस्कृति किसी साजिश के तहत धर्म का पर्याय बन जाए, यानी धर्म की और संस्कृति के फ़र्क को कुछ लोग इस तरह मिटा दें कि संस्कृति को धर्म और धर्म को संस्कृति कहने लगे, तो वो समाज बहुत गहरे संकट में चला जाता है। क्योंकि उस समाज में विभाजक तत्व तो तेज़ी से काम करते हैं, दुगनी गति से काम करने लगते हैं, और जोड़ने वाला जो तत्व है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये इस ख़तरनाक स्थिति में मुझे लगता है कि कम से कम हमारा समाज भी शायद पहुंच गया है इस विडंबना तक। और इसका डर तो था, तभी मैंने उस समय भी कविता में ऐसी कोशिश की कि ऐसी कविताएं लिखी जाएं जो कुछ चीज़ों को जोड़े थोड़ा सा। ये मेरी कविता का एक अस्थायी विषय ये है दुख। अब दुख इसलिए नहीं है कि दुख किसी फैशन के तहत नहीं है। मैंने अपनी एक कविता में लिखा भी है कि मैं विद्यापति के दुखों का उत्तराधिकारी हूँ। एक तरह से मेरे सबसे आदर्श हमारी संस्कृति को पहली बार देशज भाषा में शब्द देने वाले कवि विद्यापति हुए, और वो उस परंपरा को हम उस तरह से उनको याद करते हैं। तो लेकिन मेरे जीवन में भी जो आप सोचिए, माँ के निधन के बाद सिर्फ दुख तो रहा है, काफ़ी अलग अलग तरह से रहा। उस दुख ने मुझे ये दिया है कि दूसरों के दुख को समझने की जो शक्ति मुझे मिली है वो उसी के कारण से मिली है। और तो पहले एक निजी दुख को लेकर कविता पढ़ देता हूँ, फिर एक स्त्री के दुख को लेकर दो पढ़ूँगा मैं। ये कविता है, बातचीत किस शैली में है, दुख से बातचीत कर रहे हैं। आओ भाई दुख, आओ भाई दुख तुम्हें गले लगा दूं, आओ भाई दुख तुम्हें गले लगा लूं। इतने दिनों से साथ हो और लगता है अभी आगे भी बने रहोगे, फिर यह बेगानापन कैसा, फिर यह बेगानापन कैसा। अब जब दुख के साथ ही रहना है तो उसको भी गले लगा लेना चाहिए, उसी को कुछ प्यार कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आखिर इस तरह एक दूसरे से मुँह फुलाए मन ही मन कूढ़ते हुए दूरी बनाकर चलने से क्या फ़ायदा। आखिर एक दूसरे से मुंह फुलाए मन ही मन कूढ़ते हुए दूरी बनाकर चलने से क्या फ़ायदा, जबकि इस सफ़र में हम दोनों के बीच दूर दूर तक कोई तीसरा नहीं है। इस सफ़र में हम दोनों के बीच दूर दूर तक कोई तीसरा नहीं है, बस तुम हो यानी दुख और मैं हूँ। प्यास पी लेती है बदबूदार पानी, प्यास पी लेती है बदबूदार पानी, भूख खा लेती है जली हुई रोटी। नींद है कि जब आती है तो सड़क के विभाजक तक पर आ जाती है। फिर ऐसा क्या कि मैं तुम्हें अपना न सकूं, फिर ऐसा क्या कि मैं तुम्हें अपना न सकूं। पता नहीं तुम ही कब क्या कर बैठो डर और आशंका से घिर कर। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, स्वीकारें, बोले, बतियाएं, ताकि सफ़र कुछ आसान हो जाए। मेरे पास कुछ किस्से हैं, कुछ खट्टे मीठे अनुभव है। तुम्हारे दुश्मन सुख की थोड़ी सी ठंडी स्मृति है।
कुछ रौंदी हुई इच्छाओं के जीवाश्म हैं, कुछ छटपटाहटे हैं प्यार में छले जाने की। और सच बताऊँ तो तुमसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने की एक भोली सी इच्छा भी है। तुमसे जल्द से जल्द छुटकारा पाने की एक भोली सी इच्छा भी है, भोली सी चाहत भी है। मैं इन सब के बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। मैं इन सब के बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। तुम मुझे केवल इतना बताना कि जब आते हो तो इस तरह चिपक क्यों जाते हो, कि जब आते हो तो इस तरह चिपक क्यों जाते हो। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया भाई। तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि धीरे धीरे तुम्हारा साथ मुझे भाने लगा है, पर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। अभी भाने नहीं लगा है, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि धीरे धीरे तुम्हारा साथ भाने लगा है, पर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। हो सकता है हम अच्छे साथी साबित हों, हो सकता है हम अच्छे साथी साबित हों। फिर इसमें क्या बुद्धिमानी है भाई कि तुम्हारे होने से दुखी होकर अपना दुख और बढ़ा लूँ। फिर इसमें क्या बुद्धिमानी है भाई कि तुम्हारे होने से दुखी होकर अपना दुख और बढ़ा लूँ। सो आओ भाई दुख, तुम्हें गले लगा लूँ। आओ भाई दुख, तुम्हें गले लगा लूँ। मित्रों धन्यवाद। और मुझे लगता है कि बड़ा नीरस भी है। तो अब हुआ यह कि पटना से एक यात्रा मेरी, मैंने बताया कि नौकरी जब छोड़ दी थी मैंने, तब भी 2-4 साल पटने में ही था। कुछ लिखना पढ़ना, कुछ बचे बचाए जो पैसे या जो थोड़े से पैसे VRS के मिले, वो भी सही पैसा नहीं मिला। आज तक मेरा बाकी है, अब तक मेरा पेंशन नहीं बनवाया मैंने, सब छोड़ दिया उससे किनारे। तो एक विडम्बनापूर्ण स्थिति में मैं दिल्ली आ गया। और एक खास पर क्यों आया, कैसे आया, इस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन दिल्ली की बदली हुई परिस्थितियों में फिर एक नौकरी भी की 4-5 साल तक, पब्लिक एजेंडा वाली। अब बाकी तो ऐसे जो लिखना पढ़ना इधर उधर कर जो काम थोड़ा बहुत करता रहा। तो इस बीच में कुछ नए बदलाव ये भी हुआ कि कविता की भी कुछ नई यात्रा, कुछ नए विषय आए, नए संदर्भ आए, नई मित्रताएं हुई, नई दुश्मनियां भी हुई। दुश्मनी हालांकि मैं नहीं करता, लेकिन दुश्मनी करने वाले लोग तो हमारे, मैं इस मामले में बहुत समृद्ध हूँ। लोगों की कमी नहीं है। हालांकि मैं दुश्मनी निभाने में कतई विश्वास नहीं करता बाबूजी। तो इस बीच में मैंने कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी पहले थी। और तब जब छोटी कविताएं लिखी जब हमने कुछ पुरानी जो छोटी कविताएं जो मेरे पिछले 2 संग्रहों में नहीं आ पाई, 3 संग्रहों में नहीं आ पाई थी, उनको भी एक खास तरह की कविताओं को लेकर एक संग्रह बनाया मैंने। ये जो चौथा संग्रह, दूर तक चुप्पी, जो वाणी से आया था लेकिन अब आ गया है सेतु में, ये भी आ गया है, वाणी में भी है हार्ड बाउंड। तो दूर तक चुप्पी की छोटी कविताओं में बहुत अच्छा है कि छोटी कविताओं का एक संकट होता है कि छोटी कविताओं की सूक्ति बन जाने का खतरा हमेशा होता है। हमारे एक कड़े आलोचक मित्र अच्छे भी हैं, उन्होंने कहा कि पहले खंड का जो नई कविताएं थी, उन्होंने कहा कि बस इसमें सिर्फ जो 2 ही कविताएं हैं जो सूक्ति नहीं बनी है, सूक्ति से अलग कविता बनी है, बाकी सब सूक्ति बनी है। तो मैं जो 2 है, पहली और अंतिम, वो दोनों पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि वही दोनों नहीं बनी है तो आलोचक मित्र की बात तो माननी चाहिए। और इसमें इस कविता ने मुझे एक चीज़ दी है, मैं कल परसों पोस्ट भी लिखूँगा, कि मैं स्त्री को दुख से पहचानता हूँ। मैं किसी भी स्त्री से जब मेरा परिचय होता है तो मैं परिचय को तब तक अधूरा मानता हूँ जब तक उसके दुख को न जान लूँ। और शायद मुझे अब तक कोई स्त्री ऐसी नहीं मिली, हंसती खेलती चमचमाती सुंदर मेकअप और चेहरे वाली स्त्रियाँ भी, जिसके भीतर कोई दुख ना। ये विडंबना है, पुरुष सत्ता की क्रूरता का चरम ये है, लेकिन ये एक सच्चाई है। और ये सच्चाई न रहे तो बेहतर है। मुझे ऐसी कोई स्त्री मिल जाए जीवन में जिसमें सचमुच कोई दुख नहीं हो, जिसकी सफरिंग की कोई ऐसी कहानी नहीं हो, जैसी बहुत सारे सफल पुरुषों की नहीं होती है, उनके जीवन में दुख नहीं होता है, वैसा तो मुझे खुशी ही होगी, लेकिन अब तक नहीं मिला। तो ये एक छोटी सी कविता है, दुख इतना था उसके जीवन में कि प्यार में भी दुख ही था। दुख इतना था उसके जीवन में कि प्यार में भी दुख ही था। उसकी आंखों में झांका दुख तालाब के जल की तरह ठहरा हुआ था। उसकी आंखों में झांका दुख तालाब के जल की तरह ठहरा हुआ था।
उसे बाहों में कसा, पीठ पर दुख दागने के निशान की तरह दिखा, पीठ पर दुख दागने के निशान की तरह दिखा। उसे चूमना चाहा, दुख होठों पर पपड़ियों की तरह जमा था, दुख होठों पर पपड़ियों की तरह जमा था। उसे निर्वस्त्र करना चाहा, उसने दुख पहन रखा था जिसे उतारना संभव नहीं था, उसने दुख पहन रखा था जिसे उतारना संभव नहीं था। धन्यवाद मित्रों। और ये सब कुछ ऐसी कविताएं हैं जिसको पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से शास्त्रीय संगीत वाले लोग जो थे, जो एक राग 2.5 घंटे में गाते हैं, जब दूरदर्शन आया तो हुआ कि कार्यक्रम तो आधे घंटे का ही होगा, तो वो आधे घंटे में भी गाने लगे द्रुत गति से और शिफ्ट करना सीख गए वो। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन का पार्ट है, ये हमें शिफ्ट करना भी सिखा रही है कि हम 1 घंटे के कार्यक्रम में बहुत सारी कविताएं पढ़ दें और सुना दें आपको, और उसके माध्यम से ये चीज़ें आ गई है। तो एक दिन इस विडम्बना के साथ भी मैं सीधे शिफ्ट कर रहा हूँ एक कविता दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा एक जगह है, एक छोटा सा शहर है, नक्सलवाड़ी की तरह गांव नहीं है, शहर है एक छोटा सा, लेकिन एक सिंबल आज के ज़माने में बन गया। लाल मिट्टी वाली पहाड़ी सड़कों और पगडंडियों से गुजरने के बाद धूल और कीचड़ से लथपथ अपने जूते मैंने उतारे, धूल और कीचड़ से लथपथ अपने जूते मैंने उतारे, और मेरे पाँव वहीं रह गए, और मेरे पाँव वहीं रह गए। खुली हथेलियों को निहारते हुए याद आया, वहीं छूट गई मेरी कसी हुई मुट्ठियाँ, वहीं छूट गई मेरी कसी हुई मुट्ठियाँ। यहाँ दिल्ली में हैं मेरी आँखें, यहाँ दिल्ली में हैं मेरी आँखें, और सपने सारे के सारे दंतेवाड़ा में, और सपने सारे के सारे दंतेवाड़ा में। यहाँ दिल्ली में हैं मेरी आँखें, और सपने सारे के सारे दंतेवाड़ा में। तो एक छोटी सी कविता थी। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि समय हो रहा है, 5-7 मिनट बचा है, तो मैं दोनों एक तरह से 2 और संग्रह जो बचे, कोशिश करता हूँ कि ये जो मेरा संग्रह है अपना ही देश, इसमें कई तरह की कविताएं हैं, और शायद बहुरूपिया जैसी कविता भी मुझे पढ़नी चाहिए, तमाम चीज़ें। लेकिन मैं इस संग्रह की जो पहचान है कि इसका एक खंड आदिवासियों पर है, जिसमें आदिवासियों को लेकर कुछ कविताएं हैं, तो एक कविता पढ़ देता हूँ आदिवासी शीर्षक से, जो पहली कविता है। आदिवासी। ठंडे लोहे सा अपना कंधा ज़रा झुकाओ, हमें उस पर पाँव रखकर लंबी छलांग लगानी है, मुल्क को आगे ले जाना है। बाज़ार चहक रहा है, बाज़ार चहक रहा है, और हमारी बेचैन आकांक्षाओं के साथ साथ हमारा आयतन भी बढ़ रहा है। तुम तो कुछ घटो, रास्ते से हटो, तुम तो कुछ घटो, रास्ते से हटो। और तुम्हारी स्त्रियां कपड़े क्यों पहनती हैं, वे तो ऐसी ही अच्छी लगती हैं। तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, इसमें धर्मांतरण की साजिश तो नहीं, वे तो अनपढ़ ही अच्छे लगते हैं, वे तो अनपढ़ ही अच्छे लगते हैं। बस अपना यह जंगल, नदी, पहाड़ हमें दे दो, हम इसे निचोड़ कर देश को आगे ले जाएंगे, दुनिया में अपनी तरक्की का मादल बजाएंगे, और यदि बचे रहे तो तुम्हें भी नाचने गाने के लिए बुलाएंगे, और यदि बचे रहे तो तुम्हें भी नाचने गाने के लिए बुलाएंगे। देश के लिए हम इतना सब कर रहे हैं और तुम इतना भी नहीं कर सकते, देश के लिए हम इतना सब कर रहे हैं और तुम इतना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी भाषा अब गंदी हो गई है, तुम्हारी भाषा अब गंदी हो गई है, उसमें विचार आ गए हैं। तुम्हारी संस्कृति पथभ्रष्ट हो गई है, उसमें हथियार आ गए हैं। खतरनाक होती जा रही हैं तुम्हारी बस्तियां, केवल हमारी दया पर बसी रहना नहीं चाहती, केवल हमारी दया पर बसी रहना नहीं चाहती। हमने तो बहुत पहले ही सब कुछ तय कर दिया था, सब तो मनुस्मृति में तय है। हमने तो बहुत पहले ही सब कुछ तय कर दिया था। तुम्हें बोलना नहीं, गाना आना चाहिए, सोचना नहीं, डरना आना चाहिए। अब तुम ही हो ना, तुम्हें बोलना नहीं, गाना आना चाहिए, पढ़ना नहीं, नाचना आना चाहिए, सोचना नहीं, गाना आना चाहिए।
और तुम ही कभी कभी भटक जाते हो। तुम्हें कौन सी बानी बोलनी है, कौन सा धर्म अपनाना है, किस बस्ती में रहना है, कब कहाँ चले जाना है, यह तय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। यह तय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम तो बस जो हम कहते हैं वह करो। तुम तो बस जो हम कहते हैं वह करो। बेकार झमेले में मत पड़ो। हमसे डरो, हमारी भाषा से डरो, हमारी संस्कृति से डरो, हमारे राष्ट्र से डरो। हमसे डरो, हमारी भाषा से डरो, हमारी संस्कृति से डरो, हमारे राष्ट्र से डरो। तो ये हैं हमारे राष्ट्र से बाहर कर दिए गए आदिवासी और उनकी विडंबना। मित्रों, इसके बाद एक आखिरी कविता, चूँकि अब समय ज़्यादा नहीं हो रहा है और फिर आप लोग जो कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें मैं इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास फ़ोन है और फ़ोन पर हाँ शुक्रिया कमलेश जी, वो पंक्ति है, आँखें ही दिल्ली में है और दिल्ली में शरीर ही है और क्या है। वो भी इसलिए है कि आप लोगों ने ठेल ठाल के दिल्ली पहुंचा दिया है, तो शरीर को रहना पड़ेगा। और आखिरी जो सबसे नया संग्रह है मेरा, पंसों का है इंद्रधनुष। मित्रों, ये संग्रह इसलिए भी जाना जाएगा कि प्रेम की कुछ नई कविताएं, कुछ नई तरह की कविताएं इसमें हैं, उसके लिए भी, और कुछ नई राजनीतिक कविताएं भी। मेरी सबसे ज़्यादा वो कविता जिसको लेकर अब तक मुझे झेलना पड़ता है वो भी इसी में है, क्योंकि वह जुनैद था। तो समय बचेगा तो जुनैद वाली, लेकिन मैं एक कविता मैं इसमें पढ़ देना चाहता हूँ। फिर लोकतंत्र छोटी है, इसलिए कविता का चयन करते हुए मैं इस बात का ध्यान रखना पड़ रहा है कि छोटी कविताएं पढ़ी जाए ताकि अधिक से अधिक कविता पढ़ दी जाए। बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। इसी उदंड विश्वास के साथ लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाता है अभद्र सौदागर। और पिछले 2-3 वर्षों में कैसे बिका आप सब जानते हैं। ये जब लिखा था तब थोड़ा बहुत खरीद फरोख्त हुआ था, लेकिन जो मेजर हुआ है इधर, मतलब कर्नाटक और मध्य प्रदेश वाला, ये सब नहीं हुआ था तभी क्या है, लेकिन वो सब दिखने लगा था। कविता कुछ आगे चलती है। कविता बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। इसी उदंड विश्वास के साथ लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाता है अभद्र सौदागर। सबसे पहले और सस्ते जनता बिकेगी। जनता भी बिकती ही है, कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी भी चीज़, अनुत्पादक चीज़ के नाम पर बिक जाती है, देशभक्ति के नाम पर बिक जाती है। सबसे पहले और सस्ते जनता बिकेगी, और जो न बिकी तो चुने हुए बेशर्म प्रतिनिधि बिकेंगे, और यदि वे भी न बिके तो नेता सहित पूरी पार्टी बिक जाएगी। अगर वे भी न बिके तो नेता सहित पूरी पार्टी बिक जाएगी। सौदा किसी भी स्तर पर हो सकता है, सौदा किसी भी स्तर पर हो सकता है। नैतिकता का क्या, उसे तो पहले ही तड़ी पार किया जा चुका है। नैतिकता को तो पहले ही तड़ी पार किया जा चुका है। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा वह भी ख़रीद लाएंगे बाज़ार से। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा वह भी ख़रीद लाएंगे बाज़ार से। और शर्मीली ईमानदारी, यह जितनी महंगी है उतनी ही सस्ती। 5 साल में 300% बाप की ईमानदारी बढ़ गई। 5 साल में 300% बाप की ईमानदारी बढ़ गई। और बेटे की तो पूछो ही मत। बेटे की ईमानदारी कितनी बड़ी, पूछो ही मत। सबसे सस्ता बिकता है धर्म। सबसे सस्ता बिकता है धर्म। ऊपरी तौर पर सबसे सस्ता यही लगता है, लेकिन उससे मिलती है इतनी प्रचुर राशि कि कुछ भी खरीदा जा सकता है। सबसे सस्ता बिकता है धर्म, लेकिन उससे मिलती है इतनी प्रचुर राशि कि कुछ भी खरीदा जा सकता है। यानी यह लोकतंत्र भी। धन्यवाद मित्रों। अब तो ये लोकतंत्र सचमुच ही बिक चुका है और 1 घंटे का समय भी मेरा पूरा हो चुका है। अब 1 घंटे के बाद मुझे लगता है कि समाप्त करना चाहिए, 2 कारणों से। कि एक तो आप लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ेगा, या आप लोगों में से कोई कह देगा, लिख दे कि एक आध कविता, पहले लिखा भी हो तो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, अब मेरा स्क्रीन पर ध्यान है, पढ़िए तो मैं पढ़ दूंगा, नहीं तो मैं अपनी ओर से मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगा। ये अपने एक मित्र के लिए है।
हाँ कांटेक्ट जी, धन्यवाद, सुन रहे हैं आप भी। और एक कविता आपको सुनाने के लिए सुना देता हूँ। ये पहले की कविता है, दो खंडों में है। यह 1986 में लिखी गई थी ये कविता। और कांटेक्ट जी, आपको याद होगा 16 सितंबर 86 को एक हमारे दलित कामरेड थे रामाशय राम, जिनको वहाँ के सामंती गुंडों ने पुलिस के घेरे में पीट कर मारा था। पुलिस संरक्षण दे रही थी और सामंती गुंडे दलित साथी को मार रहे थे। उसी की हत्या के बाद ये कविता लिखी थी मैंने, और ये कविता मैंने सुदामा प्रसाद को संबोधित किया था। सुदामा जी विधायक हैं और इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको शुभकामना देते हुए, हालांकि ये जान लीजिए कि मैंने किसी विधायक के लिए कविता नहीं लिखी है, मैं उस साथी सुदामा प्रसाद के लिखी है जो उस समय हमारे मित्र थे और वो रंगकर्मी थे और नाटक किया करते थे उस समय। युवा नीति के जो हमारे और कलाकार थे और जो अभी भी हमारे पत्रकारिता और विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित मित्र हैं, श्रीकांत, नवेंदु वगैरह, उनके साथ सुदामा प्रसाद भी थे। तो सुदामा जी को संबंधित है। मैं सोच रहा था अगर इसके बाद आप लोग चाहेंगे तो एक आध कविताएँ पढ़ूंगा, नहीं तो इस कविता से मैं समाप्त करूंगा। कविता का कोई नाम आएगा एक आध तो देखूंगा। इन दिनों कैसे हैं मजदूर और किसान इन दिनों, कितना है गांव का तापमान इन दिनों, साथी सुदामा प्रसाद। कैसे हैं मजदूर और किसान इन दिनों, कितना है गांव का तापमान इन दिनों, साथी सुदामा प्रसाद। जब होती है गांव में बारिश बहुत तेज़, छींटे आते हैं शहरों तक, आती हैं खबरें तटबंधों के टूटने की, कि पानी अब सिमटा नहीं है नदियों और नहरों तक। आती है खबरें तटबंधों के टूटने की, कि पानी अब सिमटा नहीं है नदियों और नहरों तक। जब कच्ची सड़कों पर जीपों और घोड़ों की दौड़ तेज हो जाती है, तब गांव की थोड़ी सी धूल हमारे शहर की हवा में भी घुली नज़र आती है। गांव की थोड़ी सी धूल हमारे शहर की हवा में भी घुली नज़र आती है। आने लगती है हमें छींके, धूल लगने से आने लगती है हमें छींके, और हम बंद कर लेते हैं खिड़कियां इस एहसास के साथ कि हो गया है यह मौसम ज़रूरत से ज़्यादा ही बदगुमान इन दिनों। कैसे हैं मजदूर और किसान इन दिनों, साथी सुदामा प्रसाद। कितना है गांव का तापमान। और दूसरा खंड है, 3 खंड छोटे छोटे ही हैं। पुलिस के घेरे में सामंतों के गुंडों ने रामाश्रय को मारा, हद हो गई भाई। पुलिस के घेरे में सामंतों के गुंडों ने रामाश्रय को मारा, हद हो। उस समय ये हद लगता था कि पुलिस के सामने हत्या, अब तो ये कोई चीज़ ही नहीं। लेकिन हद नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है लड़ाई। निजी सेनाओं पर लगे हैं प्रतिबंध, गफलत में है केवल बुद्धिजीवी, जिन्हें नहीं मालूम गुंडों और पुलिस का अनुबंध। जिन्हें नहीं मालूम गुंडों और पुलिस का अनुबंध। उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं के गुंडे, उन्हीं के सैनिक, उन्हीं के हथियार, उन्हीं की संसद, उन्हीं की सरकार लड़ रहे हैं जिनके खिलाफ गांव के मजदूर, गांव के किसान इन दिनों। साथी सुदामा प्रसाद। कितना है गांव का तापमान इन दिनों। और अंतिम खंड है यह। मैं यहाँ अपने संरक्षित शहर के सबसे सुरक्षित कोने में बैठकर लिख रहा हूँ कविता। मैं यहाँ अपने संरक्षित शहर के सबसे सुरक्षित कोने में बैठकर लिख रहा हूँ कविता, यह जानने की कोशिश किए बगैर कि ठीक इसी वक्त कैसी हो, किन हालात में होंगी गांव में रह रही मेरी बहनें आशा और सविता। कितना सहज है कविता में स्वयं को क्रांतिकारी जतलाना। कितना सहज है कविता में स्वयं को क्रांतिकारी जतलाना, अपने ही शब्दों से अपना चेहरा चमकाना, अपने ही शब्दों से अपना चेहरा चमकाना। लड़ना कितना कठिन है और कविता लिखना कितना आसान इन दिनों। साथी सुदामा प्रसाद। कैसे है मजदूर और किसान इन दिनों, साथी सुदामा प्रसाद। तो धन्यवाद मित्रों। और सुदामा जी सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन हमारे कुछ मित्र जो हैं ये सुन रहे होंगे, तो और उन सुदामा जी को पता है उस ज़माने की ये कविता है। मैंने सोचा था अपने सभी संग्रहों के काव्य पाठ से अलग फिर ये कविता पढ़ूंगा एक अलग से ही। और तो मित्रों, और मुझे लगता है कि समय हो चुका है और क्या करना चाहिए।
आप अगर चाहें तो कुछ नई मतलब ये तो मैंने क्रमशः उसको कविताएं सुनाई, और एक पुरानी कविता, ये ज़रूरी था इस कविता को सुनाना, तो चला गया। तो आप चाहें तो कुछ संग्रह के बाहर की एक दो नई कविताएं सुना दूं और फिर इसको समाप्त कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कविताएं और सुना दे। लोग जुड़े हुए हैं, लोग तो जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र लोग हैं, कुछ पुराने मित्र हैं। अगर एक आध घंटा और भी उनका सिरदर्द बढ़ा दूं तो जुड़े रहेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा समय लिया जाए। तो फिर मैं नई कविता एक सुनाता हूँ। कविता आप कोई ज़रूरी नहीं कि मैं वैसे ही सुनाऊँ। और एक बहुत सामान्य सी चीज़ इस कोरोना ने, और कोरोना के बाद जो ये जो घर बैठी जो हुई है, कि घर के भीतर रहिए, बाहर मत जाइए, और 65 पार के हैं तो और भी मत जाइए। मैंने इसमें कविता भी लिखी है, वो नहीं सुना रहा हूँ मैं, लेकिन अभी कई जगह छपी भी है, कोरोना में 65 पार। तो एक वैलिडिटी जीवन की ख़त्म की है पूरी दुनिया की सत्ताओं ने, वो सब नहीं। लेकिन कुछ नई चीज़ें भी आ रही है, जैसे अब कमलेश जी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, तो उनके इलाके को याद करके ये कविता याद आई मुझे कि मैं इसको पढ़ता हूँ। कौवा डोल। इसको जब देखा था मैं बराबर की पहाड़ी में जाते समय, उस मुख्य श्रृंखला के पहले दो तीन छोटी छोटी नंगी पहाड़ियाँ हैं, और वो धीरे धीरे उसकी हरियाली ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म है, सिर्फ चट्टानें हैं एक दूसरे पर पड़ी हुई हैं। लेकिन उसमें एक बहुत, उसका मुंह ऊपर जा कर के बहुत ही नुकीला हो गया है मुख, और उसके ऊपर एक चट्टान प्लेट की तरह रखा हुआ है। अद्भुत है वो। उसको कहते हैं कौवा डोल, लोग बताते हैं वहाँ के लोग, मैं देखा तो, कि वहाँ एक कौवा भी बैठ जाए तो वो डोलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ 34 के भूकंप में भी रह गया वो। तो मैं इस उसको देखकर, उस अनुभव को मैं कविता में उस समय तो नहीं ढाल पाया, लेकिन जब ये लॉकडाउन में घर में बंद रहना पड़ा, ऊंचाई वाले घर में जब खुद बंद मैं रहना पड़ा, तो अचानक वो बिंब याद आया, और उसको लेकर एक कविता लिखी है। बहुत आनंददायी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, समय इसमें ध्वनित तो होता है। मिट्टी और हरियाली के साथ साथ अपना गौरव खोती जा रही 3 पहाड़ियाँ। मिट्टी और हरियाली के साथ साथ अपना गौरव खोती जा रही हैं 3 पहाड़ियाँ, बराबर की ऐतिहासिक पर्वत श्रृंखला से छिटक कर खेतों में खड़ी हैं चुपचाप, अपने ढीले होते जा रहे पंजर को संभालती हुई। जाने कितने युगों से खेतों में खड़ी है चुपचाप, जाने कितने युगों से अपने ढीले पंजर को संभालती हुई। इस बीच सभ्यता की नहीं भाषा, सभ्यता ही नहीं भाषा तक बदलती चली गई। इस बीच सभ्यता ही नहीं भाषा तक बदलती चली गई, लेकिन धरती में डाले गए बीज से अंकुर का फूटना और फसलों का लहलहाना बदस्तूर जारी है। ये है हमारी सभ्यता की पहचान, इन्हीं चीज़ों। भाषा तो अभी वहाँ के लोग मगही बोलते हैं, और हो सकता है कि 1000 साल पहले वो आज वाली मगही नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन फसलें 1000 साल पहले भी लगभग उसी तरह से उगती थी, ज़मीन में बीज डालने के बाद फसलें जैसे अभी उगती हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। इस बीच सभ्यता ही नहीं भाषा तक बदलती चली गई, लेकिन धरती में डाले गए बीज से अंकुर का फूटना और फसलों का लहलहाना बदस्तूर जारी है। परिवर्तित होती हुई बोली बानी में बची रह गई प्राचीन लय की तरह, परिवर्तित होती हुई बोली बानी में बची रह गई प्राचीन लय की तरह फसलों का लहलहाना अभी जारी है। फसलों से मौन संवाद करती हैं ये पहाड़ियाँ, फसलों से मौन संवाद करती हैं ये पहाड़ियाँ। उस आदिम संगीत में ढूंढती है अपना बचपन, और स्मृतियों के वज्रलेप से करती हैं चट्टानों। अब उस आदिम संगीत में ढूंढती है अपना बचपन, और स्मृतियों से वज्रलेपित करती है चट्टानों को, कि बचा रह सके जीवन, कि बचा रह सके जीवन। एक पहाड़ी के नुकीले शिखर पर
अटकी हुई है एक विशाल चट्टान। एक पहाड़ी के नुकीले शिखर पर अटकी हुई है एक विशाल चट्टान, मानो बड़ी सी पोटली उठाए यात्रा के लिए। मानो एक पहाड़ी पे की एक पहाड़ी के नुकीले शिखर पर अटकी हुई है एक विशाल चट्टान। जाने कब कितने वर्षों से खड़ा है एक मुसाफिर, जाने कितने वर्षों से खड़ा है एक मुसाफिर, माथे पर बड़ी सी पोटली उठाए उस यात्रा के लिए जो शुरू ही नहीं हो पाई। जाने कितने वर्षों से खड़ा है एक मुसाफिर, माथे पर बड़ी सी पोटली उठाए उस यात्रा के लिए जो शुरू ही नहीं हो पाई। संतुलन उसका ऐसा है कि एक कौवे के बैठने पर भी यह डोलने लगती है, और दूसरी तरफ बड़ा से बड़ा आंधी तूफान क्या, 1934 का भूकंप भी इसे डिगा नहीं सका। बड़ा से बड़ा आंधी तूफान क्या, 1934 का भूकंप भी इसे डिगा नहीं सका। संतुलन इसका ऐसा है कि एक कौवे के बैठने से भी डोलने लगती है चट्टान, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा से बड़ा आंधी तूफान 1934 का भूकंप भी इसे डिगा नहीं सका। कौवा डोल एक ये कविता है, और कमलेश जी को समर्पित करके मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं का इलाका है, उन्हीं का इलाका है। और जो मैं बहुत थोड़ा अस्वस्थ भी महसूस कर रहा हूँ, और परसों रात जो तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, तो उस समय मैं बस कविता बचा लेती है, तो कहते कविता फंसा, मुझे लगा कि मुझे जो बड़ी बेचैनी थी, तो नींद भी नहीं आ रही थी, तो अंत में मैंने कविता लिखना शुरू किया, और उसके बाद फिर शांत भी हो गया मन। तो वो कविता है जो आज हमने पोस्ट भी की है, हालांकि फेसबुक पर, तो सुनाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फेसबुक को नहीं देखा होगा, तो मैं इसी कविता से अंत करना चाहता हूँ सुनाना। इसके पहले अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आप लोगों का आदेश नहीं है, तो मैं इसको पढ़ के इसे अंत कर देता हूँ। 2-4 बार खांसने से ही इतनी गहरी थकान, 2-4 बार खांसने से ही इतनी गहरी थकान, गले में इतना दर्द, आँखों में इतनी जलन, सिर फटा जा रहा है, सिर फटा जा रहा है। लगता है कुछ बुखार भी होगा। थर्मामीटर दराज में है, लेकिन उठकर बत्ती जलाने की भी ताकत नहीं बची। न मन में किसी को पुकारना चाहता हूँ, उठकर बत्ती जलाने की ताकत नहीं बची है, किसी को पुकारना चाहता हूँ। न मन में इतना हौसला बचा है, न शरीर में इतनी कुव्वत। बोलना तो दूर, कराहना भी बहुत कठिन लग रहा है। बोलना तो दूर, कराहना भी बहुत कठिन लग रहा है। सिर फटा जा रहा है, कराहना भी बहुत कठिन लग रहा है। छाती दबी जा रही है किसी अदृश्य चट्टान से, छाती दबी जा रही है किसी अदृश्य चट्टान से। सांसें जूझ रही हैं अपनी गति बनाए रखने के लिए, सांसें जूझ रही हैं अपनी गति बनाए रखने के लिए। रक्त को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी ही रगों में दौड़ने फिरने के लिए। रक्त को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी ही रगों में दौड़ने फिरने के लिए। हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया, फिर वो लिखा कि रगों में दौड़ने फिरने को मत लिखिए, कुछ दूसरा मुहावरा लिखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी शेर का है। मैंने उन्हें बताया कि शेर का तो है ही, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपके वो लहू क्या है, गालिब का शेर है, लेकिन उसके कारण ही मैंने ये लिया है ताकि वो भी याद आए। तो सांसें जूझ रही है अपनी गति बनाए रखने के लिए, रक्त को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है अपनी ही रगों में दौड़ने फिरने के लिए। पहली बार महसूस कर रहा हूँ धमनियों में लहू की थकान, पहली बार महसूस कर रहा हूँ धमनियों में लहू की थकान। दुनिया की सारी खुशबू और सभी बदबू, दुनिया की सारी खुशबू और सारी बदबू एक साथ मिट गई है। कितना बेस्वाद हो गया है यह संसार, कितना बेस्वाद हो गया है यह संसार। किसी दुष्ट रसोइये के बनाए भोजन जैसा, किसी दुष्ट रसोइये के बनाए भोजन जैसा कितना बेस्वाद हो गया है संसार। शांत हवाएं भी कितनी बेचैन लग रही है, शांत हवाएं भी कितनी बेचैन लग रही हैं। तो ये सबसे ताज़ा कल की सुबह की लिखी हुई, परसों रात की मशक्क़त के बाद भोर में लिखी हुई कविता जो सबसे ताज़ा है। इसमें थोड़ी सी निराशा झलक सकती है, लेकिन वो निराशा में ही जीवन है,
क्योंकि जो समय है अभी का, इस समय में निराशा से हमें ताकत भी लेनी है और निराशा को व्यक्त भी करना है, निराशा के यथार्थ को स्वीकार भी करना है और निराशा के यथार्थ को तोड़ना भी है, उस पर बस वही पाना है। ये हमारे समय की विडंबना है और हमारे समय की ज़रूरत भी इसमें अंतर्निहित है। तो मित्रों, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो काव्य पाठ किया और जिस तरह का जीवन में है वो कितना अच्छा हुआ बुरा हुआ कुछ नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। आप लोगों से बाद में आप लोगों से कुछ बातचीत करने पर पता चलेगा। लेकिन इतना है कि आज बहुत इच्छा थी नहीं, और बल्कि ये कह के ही ये मुंडन कराया था, क्योंकि वहाँ हम लोग बाल बनाने भी नहीं जा रहे हैं। मेरी पत्नी छपट के बना देती है किसी तरह से कैंची से, तो कि अब जब तक बाल बड़े नहीं होंगे तब तक लाइव नहीं करूँगा। बीच में ये तय कर लिया था, लेकिन अब इसको बड़ा होने में वक्त लगेगा 1-1.5 महीना, और मैंने भी सोचा अभी तक नहीं करूँगा। लेकिन हमारे मित्रों का आदेश हुआ, आपका खास करके हमारे दर्पण कुमार जी का आदेश, वो कुछ ऐसे हैं कि उनकी बात मान ही लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कोई विकल्प बचे नहीं रहने देते हैं। तो मुझे भी अब अच्छा लग रहा है कि चलिए ये भले दबाव में किया हो, लेकिन एक बार दबाव में काव्य पाठ कर पाया और आप लोगों से जुड़ पाया। और सब लोगों को आभार। तो सुरेश कांटक जी हैं, हमारे कमलेश जी हैं, शिखर त्रिपाठी हैं, हरीश करमचंदानी जी उतनी दूर से वो भी देख रहे हैं, और फिर सुरेश कांटक तो हैं ही, जनसुलभ का तो खैर एक कार्यक्रम ही है, लेकिन और भी कुछ मित्र और भी होंगे। मुझे अभी तो इन्हीं लोगों का नाम दिख रहा है। जयराम पासवान मेरे बहुत प्रिय हैं, और मेरे प्राय मतलब मुझे लगता है कि हर लाइन में वो रहते हैं। तो मैं अलग से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना प्यार करते हैं मुझे कि हर लाइन में उपस्थित रहते हैं। नृगेंद्र सिंह देव जी हैं, डॉक्टर सुनीता अभी हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं, मुझे वो भी जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है कि वो सुनती हैं। डर भी लगता है आलोचकों के सुनने से कि कोई अगर गड़बड़ी होगी तो वो भी तेज़ी से उनकी पकड़ में आएगी, लेकिन अच्छा भी लगता है, हम सुनाना भी चाहते हैं। और कविता पर तो ये आरोप ही है कि कविता हिंदी में पाठकों के लिए नहीं आलोचकों के लिखी जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं इस आरोप का खंडन करता हूँ। लेकिन कोई आलोचक मित्र हो और सुने तो वो भी अच्छा लगता है। फिर एक हमारे हम नाम मदन लाठी जी हैं, डॉक्टर सुनीता की चर्चा तो की हैं, और जनसुलभ हैं, कमलेश जी हैं, और नाम मुझे दिख नहीं रहे हैं, कई बार नाम आगे निकल जाता है। नरेश अग्रवाल जी हैं, दिख रहे हैं, शुक्रिया नरेश जी। वो ज्योति स्पर्श जिनके कार्यक्रम में उस दिन काफ़ी अच्छा इन्होंने, इनके कारण मेरा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा संचालन किया, इतने अच्छे सवाल किए। तो वो होता है ना कि मतलब जिस तरह से पारसमणि के स्पर्श से पत्थर जो है वो लोहा सोना हो जाता है, तो उसी तरह से मेरा वक्तव्य भी महत्वपूर्ण हो गया था। वो उस दिन थी और आज भी है। बहुत शुक्रिया ज्योति जी। और अच्छा, पूरम सोन क्षत्रिय मेरी प्रिय कवयित्री हैं, हालांकि कवयित्री से ज़्यादा कवि कहना ही पसंद करता हूँ मैं। और सबसे पहले जुड़ी थी रूपा जी, इसलिए सबसे नाम आता है। रूपा जी सबसे पहले आज आ गई थी। रूपा जी बहुत शुक्रिया कविताएँ सुनने के लिए। और आप सबको जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, जो मुझे नहीं मिला देखने में इस छोटे से फ़ोन में और बूढ़ी आँखों में, और ये है कि मैंने आपको बता दूं कि एक और दुख कि कार्यक्रम इसलिए भी मैंने करना नहीं चाहता था कि मेरा इसी लॉकडाउन में मेरा चश्मा, उसका फ्रेम टूट गया वो। अब उसको बनवाना भी संभव नहीं है, अब किसी मॉल में जाने से डर लगता है कैसे करें। तो ये एक पुराना था जो पटना में भी एक बार चश्मा टूटा था तो वहाँ बनवाया, लेकिन वहाँ पटना है ना, आखिर मेरा अपना शहर है तो कुछ तो करेगा। तो उसने एक ऐसा फ्रेम दे दिया जो काफ़ी मुझको आँख पर ये दबाव बनाता है। छोटा यहाँ फिर बताया हमें, क्योंकि ये इसका आकार इतना छोटा है कि ये कभी नहीं फैलेगा, आपको उसने कह दिया है फैलेगा या आपको हमेशा दुख देगा। तो मैंने इसको रख दिया था, इसका उपयोग नहीं करता था, लेकिन अब चश्मा टूट जाने के बाद मजबूरी में इसे लगाना पड़ा। तो इस दुख से बचने के लिए भी मैं चाह रहा था कि अभी कुछ दिन ये कार्यक्रम नहीं हो, लेकिन हो गया और आप लोगों की इतनी आत्मीयता मिली, तो जिसके कारण अच्छा ही लग रहा है। अब आप सबको नमस्कार। और आयोजक
आपको भी विशेष रूप से और उससे भी ज़्यादा विशेष रूप से आप तमाम मित्रों को जो जुड़े रहे अब तक, और अब तक मेरी कविताएं तो सुनी, मेरा बकवास भी अंत में सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।